हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। कुछ रीज़न से वीडियो हमारे बीच में ही रुक गई थी, तो चलिए हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाँ, जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जल ग्रहण करने के आपके लाभ क्या क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि रक्त को क्या करता है, यह रक्त को तरल बनाता है। रक्त को क्या करता है, रक्त को तरल बनाता है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यह भोजन के पाचन में मदद करता है। भोजन के पाचन में क्या करता है, भोजन के पाचन में मदद करता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यह शरीर के तापमान को क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जल को ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या होता है। तो शरीर का तापमान आपका क्या होता है, नियंत्रित रहता है। ना अधिक बढ़ता है ना घटता है, वो क्या करता है, वह नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि H2O का तात्पर्य क्या है। तो H2O आपका किसका सूत्र है, यह जल का सूत्र है। किसका सूत्र है, जल का सूत्र है, जिसमें हाइड्रोजन के क्या होते हैं, आपके हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के आपके क्या होते हैं, ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। इससे मिलके हमारा क्या बनता है, इससे मिलके हमारा जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशुद्ध जल से होने वाले रोग। देखिए अशुद्ध जल से होने वाले आपके कई सारे रोग हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या है, हैजा है। 3 तो आपके तो अलग से चैप्टर में ही दिए हैं। हैजा है, पेचिस है, हैजा है, पेचिस है, अतिसार है, आपका टाइफाइड है आपका। इसके साथ ही साथ पीलिया हो गया। ये सभी आपके क्या हैं, अशुद्ध जल से होने वाले रोग हैं। आपका हैजा, पेचिस, अतिसार, टाइफाइड, पीलिया, ये सभी आपके क्या हैं, जो है अशुद्ध जल से होने वाले रोग हैं। पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आपके चैप्टर में कुछ दिवस पूछे जाते हैं। जैसे आपका क्या है, आपका योग दिवस हो गया, पर्यावरण दिवस आपसे पूछता है, पर्यावरण दिवस पूछता है, योग दिवस, पर्यावरण। जल का चैप्टर है तो उससे भी आपसे पूछ सकता है, जल दिवस पूछ सकता है, जल दिवस पूछ सकता है। और योग दिवस हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया। विश्व स्वास्थ्य सेव दिवस पूछ सकता है, WHO, विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछ सकता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। इन सबको हम एक ही जगह पे क्या कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ दिया पूछा है क्वेश्चन आपका विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस, ठीक है। अब इसमें क्या है, योग दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि 21 जून को हमारा क्या मनाया जाता है, 21 जून को एक योग दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है, 5 जून को आपका क्या मनता है, 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को आपका क्या मनाया जाता है, 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, आपका विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ दिवस हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं और आगे भी मैं देखूंगी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वो आपको क्या करूंगी, बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग। देखिए यहाँ पे अगर आपका मक्खी पूछे, भोजन पूछे, तो आप यहाँ पे हैजा बता सकते हैं। हैजा हो गया, आपका पेचिस हो गया, आपका पेचिस हो गया, अतिसार हो गया, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घर में सिलाई करने से किसकी किसी चीज की बचत होती है। देखिए आप घर में सिलाई करती हैं तो सबसे पहला तो भाई हमारे समय की बचत होती है। हमें टेलर के पास, दर्जी के पास समय की बचत होती है, बार बार आना जाना नहीं पड़ता है। हमें अपनी सुविधा अनुसार हम जब चाहें हम सिलाई कर सकते हैं, हमारी समय की बचत होती है। दूसरी हमारे धन की बचत होती है। आप सभी जानते हैं कि सिलाई आजकल कितनी महंगी हो गई। हम और आप सभी कपड़े सिलवाते हैं और हम इससे नासमझ नहीं है। हमें पता है कि एक कुर्ती सिलवाना है, ब्लाउज सिलवाना है, आपको कुछ भी सिलवाना है तो आपको अच्छे खासे आपका बजट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कपड़े की बचत होती है। आपका कपड़ा, आप जितना कपड़ा देते हैं कपड़े की बचत होती है, उसमें भी आपका कपड़ा बचता है। तो उसको अगर आप खुद सिलाई कर रही हैं तो आप कुछ ना कुछ उससे एक अनोखी चीज या फिर उससे किसी तरीके से आप उसको क्या कर सकती हैं, यूटिलाइज कर सकती हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सिलाई करने से किसकी किसकी बचत होती है, तो भाई समय की बचत होती है, धन की बचत होती है और हमारे कपड़े की क्या होती है, बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अस्थि एक से अधिक स्थान पर टूटती है तो अस्थि भंजन, यदि अस्थि एक से अधिक स्थान पर टूटती है। देखिए हम लोगों ने हड्डी टूट का चैप्टर पढ़ा था। हड्डी टूट का चैप्टर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था
कि जो आपकी ये हड्डी टूट होती है ये कई प्रकार की होती हैं। जैसे एक हमने क्या पढ़ा था कि साधारण हड्डी टूट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक हमने साधारण हड्डी टूट पढ़ा था। एक हमने क्या पढ़ा था? एक हमने बहुखंडी पढ़ा था। एक हमने क्या पढ़ा था? बहुखंडी पढ़ा था। एक हमने विशेष पढ़ा था। एक हमने पचड्डी पढ़ा था। एक हमने क्या पढ़ा था? पेचीदा पढ़ा था। पेचीदा पढ़ा था। एक हमने कच्ची हड्डी टूट पढ़ी थी। कच्ची हड्डी टूट पढ़ी थी ना। तो ये क्या थे? ये क्या थे? आपके हड्डी टूट के क्या थे? प्रकार थे, जिसमें एक आपका साधारण हड्डी टूट था। साधारण हड्डी टूट में क्या था कि आपकी हड्डी टूट के उसी स्थान पे क्या होती थी? रहती थी। जो आपकी हड्डी टूटती थी वो उसी स्थान पे क्या होती थी? रहती थी, जहाँ पे वो हड्डी टूट रही है बस मांसपेशियों में आपकी सूजन आ जाता है। बहुखंडी टूट में क्या होता था कि हड्डियां एकदम कई खंडों में टूट जाती थी ना। बहुखंडी, बहुत सारे हड्डियों के क्या होते थे? खंड खंड हो जाते हैं। यदि अस्थि एक से अधिक स्थान पर टूटती है तो अस्थि भंजन कहलाता है। तो यही होगा, एक से अधिक स्थान पर टूटती है मतलब बहुत खंडों में टूटती है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बहुखंडी ही होगा। क्या होगा? बहुखंडी होगा। बहुखंडी हड्डी टूट होगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने विशेष पढ़ा था। विशेष में हमने क्या पढ़ा था? जो आपकी विशेष, इसमें अस्थि टूटकर एक सिरा दूसरे सिरा को, त्वचा को क्या करता है? फाड़कर बाहर निकल जाता था। जब हमने पचड्डी पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था? पचड्डी पढ़ा था, तो अस्थियां टूटकर एक दूसरे के सिरे में घुस जाती हैं, उसे पचड्डी टूट कहा जाता है। ठीक है। कच्ची टूट बच्चों में देखने को मिलती है, मतलब दाल की तरह वो लटक जाती है, क्योंकि उनकी जो हड्डियां होती हैं वो कार्टिलेज की बनी होती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आधुनिक प्रकार का ईंधन क्या है? तो देखिए, पहले क्या था? गैस चूल्हा। पहले जो है मिट्टी का चूल्हा रहता था, उस पर भोजन बनता था। लेकिन अब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम घरों में गैस चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके आधुनिक प्रकार का ईंधन। सब्जियों को धोना चाहिए तो हमें अब सब्जियों को काटने से पहले ही धोना चाहिए। ऐसा नहीं है जब आप उनको काट के धुलेंगे तो जो भी आपकी सब्जियों में पोषक तत्व होता है वो पानी के साथ क्या होता है? बह जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप पालक वगैरह, बथुआ वगैरह काट के अगर आप धुलिए तो देखिए आपके पानी का रंग क्या होता है, क्योंकि उनमें आपके घुलने वाले विटामिन पाए जाते हैं ना, जो कि पानी के साथ क्या होते हैं? घुल जाते हैं। अब यहीं पे मैं आपको बता दूं कि विटामिन भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या पता एग्जाम में आ जाए, क्योंकि 9th के सिलेबस में आपके हैं। एक होता है हमारा वसा में घुलनशील होता है, और एक आपका क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है। तो ये जो वसा में घुलनशील होता है ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। 4 में आपका विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई आता है, विटामिन के आता है। और जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? इसकी फैमिली बहुत लंबी है। और एक आपका क्या होता है? विटामिन सी होता है। तो ये आपके क्या है? विटामिन के प्रकार हैं। तो सब्जियों को धोना चाहिए, काटने से पहले ही आपको क्या करना चाहिए? सब्जियों को धुल लेना चाहिए, ताकि उनके पोषक तत्व क्या हो। अगर रीजन भी पूछे तो आप बता सकते हैं कि हम सब्जियों को काट के धुलेंगे तो भोजन का जो सब्जियां होंगी उनके पोषक तत्व क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? तो देखिए, हम सभी क्या हैं? हम सभी भोजन ग्रहण करते हैं। हम पूरे दिन क्यों एनर्जेटिक रहते हैं? अगर आपने देखा होगा कि जब आप कोई फास्ट रहती है तो आप शाम होते होते एकदम से मतलब मुरझा सी जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। तो ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। वैसे तो आप 2 लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा प्राप्त होती है और दूसरा हमें वसा से भी प्राप्त होती है। तो ये दोनों ही हमारे क्या है? जो है हमारी ऊर्जा के क्या है? प्रमुख साधन है। यहाँ तक ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश की है अच्छे से उसको डिफाइन करने की। अब आपका आता है एक यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? देखिए, आपने पढ़ा है, जब श्वास की प्रक्रिया आप लोगों ने पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि एक होता है प्राकृतिक श्वसन होता है। क्या होता है? प्राकृतिक श्वसन होता है। और दूसरा क्या होता है? कृत्रिम श्वसन होता है। प्राकृतिक श्वसन क्या होता है? सिर्फ जो इस समय हम और आप ले रहे हैं, जिसमें किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, यह एक अनैच्छिक प्रक्रिया होती है। प्राकृतिक श्वसन क्या होती है? एक अनैच्छिक प्रक्रिया होती है, जो कि सदैव चलती रहती है। अगर ये बंद हुई तो व्यक्ति भी बंद हो जाएगा। कृत्रिम श्वसन में हमें क्या पड़ती है? दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरों के द्वारा ही हमें क्या करी जाती है? कृत्रिम श्वसन दिलाई जाती है। तो कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? यदि व्यक्ति पानी में डूब गया, या फिर उसने फांसी लगा ली, या फिर लगा ली, या फिर उसका दम घुट रहा है,
तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम कृत्रिम श्वसन दिलाते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में हम क्या करते हैं, कृत्रिम श्वसन दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब हमें बुखार होता है तो डॉक्टर या फिर जब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 101, 102, 103 हो जाता है, हमारा शरीर तपने लगता है, तो हम ठंडे पानी से पट्टी बना के क्या करते हैं, हम अपने माथे पे रखते हैं, अपने शरीर को पोंछते हैं ताकि हमारे शरीर का तापमान कुछ कम हो जाए। तो पूछ रहा है कि बर्फ की टोपी का प्रयोग कब करते हैं, तो बुखार में किया जाता है। कब किया जाता है, यह बुखार में किया जाता है। अब आता है कि अच्छे बजट की, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, अच्छे बजट की 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है, क्या कह रहा है, अच्छे बजट की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए, बजट आप जब बना रहे हैं तो आपको कुछ विशेष चीजों का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको बजट की 2 विशेषता ये है कि आपको आपकी आय और व्यय का ज्ञान हो जाता है, कि आपको आय व्यय का क्या होता है, ज्ञान हो जाता है। ठीक है, ज्ञान हो जाता है। दूसरा, आप आकस्मिक खर्चों से आप अनावश्यक खर्चों से बचते हैं। ठीक है, शब्दों का चुनाव नहीं हो पा रहा था। अनावश्यक खर्चों से बचते हैं। अनावश्यक खर्चों से क्या होते हैं, अनावश्यक खर्चों से बचते हैं। एक क्या होता है आपका आय व्यय का ज्ञान हो जाता है। दूसरा, अनावश्यक खर्चों से बचते हैं। तीसरा क्या होता है कि परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की क्या होती है, प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति हो जाती है। आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये आपके अच्छे बजट की क्या होती है, विशेषता होती है। नेक्स्ट क्या होता है, एक इसमें आप और जोड़ सकते हैं कि आपकी बचत को क्या मिलता है, बचत को प्रोत्साहन मिलता है। क्या मिलता है, बचत को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो ये आपके क्या है, बजट की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें 2 पूछा है, आपका मन होगा तो आप 4, मतलब 2 पूछा है तो 2 ही लिखिएगा। आप इसमें से जो भी आपको याद रहेगा आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाहक चेक किसे कहते हैं। देखिए, हम सभी, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हम जो है जब बैंक में खाता खुलाते हैं तो जिसके अकाउंट में हर महीने एक फिक्स सैलरी आती है, उसको बैंक के द्वारा एक चेक मिलता है। तो चेक के आपके कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, चेक के प्रकार कितने हैं, तो एक को हम क्या कहते हैं, आपका ये वाहक चेक होता है, जिसको बैरियर चेक भी कहते हैं, वाहक चेक होता है। आपका आदेशक चेक होता है, जिसको हम ऑर्डर चेक कहते हैं, आदेशक चेक होता है। एक आपका रेखांकित चेक होता है। ठीक है, आपसे चेक के प्रकार भी पूछ सकता है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि वाहक चेक होता है, आदेशक चेक होता है, रेखांकित चेक होता है। इसके साथ ही साथ वाहक हो गया, आदेशक हो गया, रेखांकित हो गया। उपहार चेक होता है, ट्रेवलर चेक होता है। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके कुछ चेक के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। ये आपके चेक के क्या होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जो भी मैंने आपको बताया कि आपका जो चेक है ये क्या होता है, ये इतने क्या होते हैं। देखिए, पूछ है कि वाहक चेक किसे कहते हैं। देखिए, वाहक चेक में क्या होता है कि केवल धन की मात्रा भरी जाती है और खातेदारों को, जैसे मान लीजिए मुझे आपको चेक देना है, मैंने उस चेक में क्या किया, मैंने अपना उसमें अमाउंट भर दिया, अमाउंट जितना आपको लेना है, और मैंने अपना साइन कर दिया और मैंने आपको क्या कर दिया, वो चेक दे दिया। अब मान लीजिए, ठीक है, आपको मैंने चेक दे दिया, आप उसे लेके बैंक में गए, और बैंक में जब आप उसको जाते हैं तो बैंक आपको नगद भुगतान करता है, मतलब आपको कैश देता है। इसमें क्या होता है, वाहक चेक में आपका नगद भुगतान होता है। क्या होता है, नगद भुगतान होता है, इसीलिए यह चेक खतरनाक चेक भी होता है। मान लीजिए वो चेक मैंने आपको दिया, आपसे गलती से वो चेक गिर गया, अब अगर उसे कोई दूसरा व्यक्ति पा गया तो वो भी तो जाके चेक को क्या कर सकता है, पैसे निकाल सकता है। तो इसलिए वाहक चेक क्या होता है कि यह एक ऐसा चेक होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जो आपका खातेधारक होता है वो अमाउंट लिखता है, अमाउंट लिखने के बाद उसका हस्ताक्षर होते हैं, और कोई भी व्यक्ति जाकर खाते से क्या कर सकता है, पैसा निकाल सकता है, और पैसा आपको नगद क्या करता है, नगद के फॉर्म में मिलता है, कैश आपको क्या होता है, मिलता है। अब दूसरा क्या होता है, आदेशक चेक होता है। देखिए, ये जो आदेशक चेक होता है इसमें बस सिर्फ और सिर्फ जो इसमें वाहक का मतलब, वाहक इंग्लिश में ऑर्डर चेक, इसको सॉरी बैरियर चेक कहते हैं। बस इसमें बैरियर शब्द को काट कर क्या कर लिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे अमाउंट लिखा, साइन कर दिया, बस कर दिया। इसमें क्या होता है कि मुझे जिसे देना है उस व्यक्ति का मैंने नाम भी लिख दिया, मान लीजिए
व्यक्ति का नाम पी से स्टार्ट है, मैंने उस व्यक्ति का नाम भी लिख दिया। बस इतना ही दोनों में अंतर है, इसमें नाम नहीं लिखा जाता है, इसमें बस आपको जो अमाउंट है उसको करते हैं साइन करके दे देते हैं। और ऑर्डर चेक में क्या होता है कि अमाउंट भी होता है, हस्ताक्षर भी होता है, और जिस व्यक्ति को क्या करना है, आपको चेक देना है, जिस व्यक्ति को आपको पैसा देना है, उसका आप क्या करते हैं, उसका आप नाम लिख देते हैं, जिसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, रुपया निकाल लिया जाता है। ठीक है, रुपया क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका रेखांकित चेक। ये आपका सबसे सुरक्षित, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सबसे सुरक्षित चेक कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे कि रेखांकित चेक ही क्या होता है, सबसे सुरक्षित चेक होता है, क्योंकि इसमें अकाउंट टू अकाउंट पे होता है ना। अकाउंट टू अकाउंट हम क्या करते हैं, अकाउंट टू अकाउंट हम क्या करते हैं, वो होता है। रेखांकित चेक में क्या होता है, आपको चेक मिलता है जिसमें आप बाइंग इसमें पूरा आप डिटेल भरते हैं, बाइंग की तरफ आप क्या करते हैं, बाइंग की तरफ आप क्या करेंगे, आप दो समानांतर रेखाएं खींचते हैं। इसमें आपको क्या करता है कि जो आप चेक को बैंक में लेके जाएंगे, तो जो भी वहाँ पे चेक रहेगा वो आपके उसका पैसा उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा जिस व्यक्ति के लिए कहा गया है। तो इसमें अकाउंट टू अकाउंट जो है पेमेंट होता है, इस वजह से इसमें कोई भी खतरा आपको क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, और इसमें उसी व्यक्ति को भुगतान किया जाता है जिसमें उसका नंबर, अकाउंट नंबर रहता है, नाम रहता है, उसकी पूरी डिटेल चेक की जाती है, और ये क्या किया जाता है, उसी के अकाउंट में पेमेंट होता है। उपहार चेक, देखिए उपहार चेक हम सभी जानते हैं, शादी, शगुन, मुंडन, हर चीज़ में हम क्या करते हैं, इसमें आप 21-51 का क्या कर सकते हैं, चेक दे सकते हैं। ट्रैवलर चेक कैसा होता है, ट्रैवलर चेक में जैसे मान लीजिए मैं कहीं पे घूमने जा रही हूँ, अब बहुत ज़्यादा अमाउंट मुझे लेके जाना मेरे लिए इतना सेफ नहीं है, तो मैं एक ऐसा चेक ले लूँगी जो ट्रैवलर चेक रहेगा, उसमें जो अमाउंट रहेगा, मैं जहाँ भी जाऊँगी वहाँ मैं किसी भी बैंक में जाकर उस चेक को दिखा दूँगी कि ये मेरा ट्रैवलर चेक है, तो तुरंत मुझे क्या मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे कैश मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, आपका ट्रैवलर चेक होता है। तो आपसे जब चेक के प्रकार पूछे तब भी आप बता सकते हो, और अगर इसका डिफाइन करने के लिए भी कहे तब भी आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। पूछ रहा है कि जल को शुद्ध करने के लिए 2 आधुनिक उपकरण बताइए। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जल को शुद्ध करने के लिए कितनी विधियां होती हैं, जल को शुद्ध करने के लिए 3 विधियां हम लोगों ने पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था भौतिक होती है, दूसरा हमने पढ़ा था कि रासायनिक होती है, और एक हमने क्या पढ़ा था, यांत्रिक होती है। क्या होती है, यांत्रिक होती है। ये 3 विधियां हमने पढ़ा था। भौतिक विधियों में भी हमने कितना देखा था, भौतिक विधियों में हमने 3 देखा था। एक हमने पर देखा था कि ये भाप के द्वारा होती है, दूसरा हमने देखा था कि अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा हो रही थी, अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा हो रही थी, और आसूत विधि से हो रही थी। आसूत विधि से वही जो भाप की बूंदों को इकट्ठा करके हम क्या कर रहे थे, पानी को आसूत विधि के द्वारा हो रही थी। ये 3 विधि आपसे अगर पूछे, जैसे आधुनिक पूछा है ना, आपसे पूछ सकता है कि जल को शुद्ध करने के लिए भौतिक विधि बताइए, तब आप ये तीनों बताएंगे। रासायनिक में हमने क्या पढ़ा था, रासायनिक में हमने एक अवक्षेपक पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एक हमने अवक्षेपक, रासायनिक में हमने क्या पढ़ा था कि एक अवक्षेपक पढ़ा था, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, जीवाणुनाशक पढ़ा था। क्या पढ़ा था, जीवाणुनाशक पढ़ा था, जीवाणुनाशक। और यांत्रिक में हमने क्या पढ़ा था, एक हमने घड़ौची विधि पढ़ी थी, घड़ौची विधि, और हमने क्या देखा था, वाटर फिल्टर देखा था, वाटर फिल्टर, और हमने वाटर फिल्टर देखा था, एक्वागार्ड देखा था, और हमने आरओ देखा था। तो आपसे आधुनिक उपकरण पूछे हैं तो आप सभी जानते हैं कि ये एक्वागार्ड है, जो आरओ आपका आता है, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके आधुनिक विधि हैं। वाटर फिल्टर हो गया, एक्वागार्ड हो गया, आरओ हो गया, ये सब आपके क्या है, आधुनिक विधि में। तो आप इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। अब पूछा है कि किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के नाम बताइए। अब देखिए किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के नाम आप अच्छे से जानते हैं, आपने कई सारे संक्रामक रोगों को पढ़ा है। सबसे भैया लिख दो, पहला चेचक हो गया, छोटी माता हो गई, ठीक है, छोटी माता हो गई, खसरा हो गया, पर्टुसिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया ना, टिटनस हो गया, इसके साथ ही साथ आपका क्या हो गया, टाइफाइड हो गया, कई सारी आपके क्या होते हैं, ये सब आपकी बीमारियां हैं, आप ले सकते हैं। शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक है, तो भाई आप सभी को पता है कि शरीर के लिए हमारे भोजन क्यों आवश्यक है, तो उसको हम देख लेते हैं कि कुछ सबसे पहली बात तो हमें ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए ना, हम
क्या है, ऊर्जा ऊर्जा के लिए आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका क्या है, शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक होता है, तो ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है, शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ऊर्जा के लिए होता है, शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यह हमें रोगों से बचाता है, क्या करता है, हमें रोगों से बचाता है, रोगों से बचाता है, रोगों से बचाता है। तो ये सब क्या है आपके, ये इन्हीं सब चीजों के लिए ये क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस प्रकार अस्थि भंग में रोगी को बर्फ चूसने के लिए दी जाती है। तो देखें, ये जब व्यक्ति की पसलियां टूट जाती है ना, क्या होता है कि जब पसलियां टूट जाती हैं, क्या होती हैं, पसलियों के टूटने पर, पसलियों के क्योंकि ये आंतरिक घाव होते हैं ना, तो वो दिखते तो है नहीं, तो पसलियों के टूटने पर हम क्या करते हैं, रोगी को बर्फ चूसने के लिए देते हैं, क्या करते हैं, बर्फ चूसने के लिए देते हैं। तो ये हमारे क्या थे, बहुविकल्पीय प्रश्न थे, अतिलघुत्तरीय प्रश्न थे। बहुत अच्छे से, बहुत टफ नहीं है, सारा आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है। आप इसमें से, आप अगर को थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, आप उसमें सिर्फ अगर उसका अर्थ भी लिख देंगे तब भी आपको एग्जामिनर आराम से नंबर दे देगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो आपके लघुत्तरी हैं और बहुविकल्पी प्रश्न को मैं बताऊंगी, क्योंकि उसको डिफाइन करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल रहेगा। बस मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी, आप खुद उसको सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट मॉडल के साथ, नेक्स्ट आपका अभी मॉडल पेपर 2 आएगा, ताकि आपके पूरे के पूरे पेपर से, बुक से एक बार आपका क्विकली रिवीजन हो जाए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इस समय नेसेसरी है। और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को जितना मैंने क्लास में पढ़ाया है, मैं इस समय, आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं लेकिन आप घर से भी रह के पढ़ सकते हैं, और इसीलिए आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे नंबर ला के फिर से मुझसे मुलाकात करिए। थैंक यू सो मच।